हेलो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इससे पहले हम लोग सिंपल सॉल्युबिलिटी देखे हुए थे। किसका? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। हम लोग जितने भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे सभी में सॉल्वेंट हमारा लिक्विड ही होगा। क्लास 12 में जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है, इसमें जितने भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना है या जितने भी सॉल्यूशन को स्टडी करना है, वो सारे के सारे सॉल्यूशन कैसे होंगे? वो सारे के सारे सॉल्यूशन हम लोगों को लिक्विड सॉल्यूशन होंगे। तो हम लोग सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी देख चुके हैं, और अब जो हम लोग देखने वाले हैं, किसी गैसियस पार्टिकल को किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी को देखने वाले हैं। तो इसमें होने वाला क्या है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप किसी कंटेनर में पहले क्या रख रहे हो, किसी कंटेनर में नीचे आपका लिक्विड रखा हुआ है, इसमें कोई लिक्विड प्रेजेंट है, और इसके ऊपर आप क्या कलेक्ट किए हुए हो, किसी गैसियस सब्सटेंस को कलेक्ट किए हुए हो। तो अब इसमें क्या होगा, मान लो कि ये गैसियस सब्सटेंस आपको सॉल्यूट है, ये प्रेजेंट है। तो ये गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेगा, लिक्विड के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, और जितने नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लिक्विड में क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। तो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल को इंक्रीज करने के लिए, जो कि लिक्विड के सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। प्रेशर को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? प्रेशर को इंक्रीज किया जा सकता है इसके वॉल्यूम को कम करके। जो पहले से वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम को अगर आप कम कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन कंडीशन ऑफ गैस। गैस क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। अगर आप उसमें क्या कर रहे हो, उसके वॉल्यूम को कम कर रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको फिगर से देख सकते हैं हम लोग। मान लो कि एक पिस्टन रखा हुआ था ऊपर गैस के ऊपर, उसको हम लोग क्या किए, इस लेवल से हटा के इस लेवल से कम करके इस लेवल पे डाल दिए। तो अब क्या होगा, पहले के रिस्पेक्ट में जो जितने गैसियस मॉलिक्यूल थे, अभी भी गैसियस मॉलिक्यूल उतने ही नंबर पे हैं, लेकिन इसकी डेंसिटी क्या हो गई, इसकी डेंसिटी आपको इंक्रीज हो गई। तो अब लार्ज नंबर ऑफ, जो पहले के रिस्पेक्ट में अब क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल ज़्यादा स्ट्राइक करेगा किसी लिक्विड के सरफेस को, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस को स्ट्राइक करेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और इसी का रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए हम लोगों को हेनरी का स्टेटमेंट आया था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम का अगर प्रेशर P1 था, P1 से अगर हम लोग P2 पे कर दिए, प्रेशर को आप क्या कर दिए, इंक्रीज़ कर दिए। कैसे प्रेशर इंक्रीज़ कर दिए, वॉल्यूम को कम करके। तो इस कंडीशन में हमारी क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो हेनरी का स्टेटमेंट आया, तो हेनरी क्या किया कि सॉल्युबिलिटी को, जो गैसियस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो किस मैथमेटिकल या कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यूज़ किया, वो रिलेट किया सॉल्युबिलिटी को इसके मोल फ्रैक्शन से। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकुलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन अ मिक्सचर और सॉल्यूशन। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इसमें डिज़ोल्व होंगे, उसके नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, उसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन आप लोगों को ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग किसको, सॉल्युबिलिटी को किससे रिलेट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर रहे हैं। मान लो कि ये गैसियस पार्टिकल B से रिप्रेजेंट हो रहा है, और सॉल्वेंट का पार्टिकल जो लिक्विड का होगा A से रिप्रेजेंट होगा। तो ये गैसियस पार्टिकल हम लोगों को अब लिक्विड में ज़्यादा प्रेजेंट हो रहा है। अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस
इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इसकी गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसी का रिलेशन हम लोग को क्या करना है, इसी को स्टेबलाइज करने के लिए हेनरी का स्टेटमेंट आया और उसी में उसमें ये क्या किया, उसमें ये सॉलिबिलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे रिलेट किया, और ये सॉलिबिलिटी को किससे रिलेट कर रहा है, सॉलिबिलिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर प्रेशर को हम लोग सॉलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है, तो इसी को क्वालिटेटिव या इसी को क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए या इसको हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कि प्रेशर का कितना अमाउंट मोल फ्रैक्शन के कितने अमाउंट के साथ रिलेट कर रहा है, या कहो कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोगों को किसी सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है, इसको मैथमेटिकली फाइंड करने के लिए या इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट आया, हमारे पास स्टेटमेंट आया हेनरी के लॉ का। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है आपका, हेनरी लॉ का आपका स्टेटमेंट है, देखिए हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है किस चीज़ के लिए, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के लिए, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए। और इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ वेपर फेज। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहाँ पे, ये हमारा किस फेज में है, ये वेपर फेज में है, ये हमारा वेपर के फेज में है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, मान लो कि इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, P है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मान लो कि यहाँ पे हम लोगों को मोल फ्रैक्शन है कहाँ पे, लिक्विड फेज में या कहो कि सॉल्यूशन में। तो उसी के लिए स्टेटमेंट ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ वेपर फेज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस X इन द सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गैस के ऊपर, अगर किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर जो गैस है उसको हम लोग वेपर कहते हैं, उसी का जो पार्शियल प्रेशर है, किसी भी पार्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, उस पार्टिकुलर गैस के पार्शियल प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन कहो या कहो कि हम लोगों को सॉल्यूशन कहो। और इसी का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, इसी का मैथमेटिकल फॉर्म होता है कि प्रेशर ऑफ गैस या कहो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक ना, तो अब इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट। और ये क्या हो जाएगा हम लोगों को, मोल फ्रैक्शन अभी भी होगा। ठीक ना, तो अगर किसी सॉल्यूशन को, इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें किसी पार्टिकुलर गैस के लिए, मान लो कि हम लोगों को कोई नाइट्रोजन का गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है कहाँ पे, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर हमारा नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो हम लोग को किसका पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा, हम लोगों को पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा। मान लो कि कोई गैस है, यहाँ पे पिस्टन है, इसको क्लोज कर रहा है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। ठीक ना, तो अब हम लोगों को किसका पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा नाइट्रोजन गैस का। फिर उसके बाद हेनरी कांस्टेंट किसका लेना पड़ेगा, हेनरी कांस्टेंट भी ये गैस का ही होता है। हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, कौन से पार्टिकुलर गैस के लिए आप बात कर रहे हो
उसी का आपको हेनरी कांस्टेंट लेना है। और फिर अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब इसके नंबर ऑफ मोल, किसके नंबर ऑफ मोल के लिए हम लोग बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल के लिए बात करेंगे कि इसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने आ गए। तो मोल फ्रैक्शन किसका होगा, नाइट्रोजन का ही मोल फ्रैक्शन होगा। हम लोगों को इसमें मोल फ्रैक्शन किसके होने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन होने वाले हैं हम लोगों को नाइट्रोजन का ही मोल फ्रैक्शन होने वाला है। तो XN2 या कहो कि काई N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसी से रिलेटेड हम लोगों को हेनरी लॉ का यही स्टेटमेंट है। हेनरी लॉ का दूसरा भी एक स्टेटमेंट है जिसमें कि वो क्या करता है, वो रिलेट करता है आपको प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above the liquid surface is directly proportional to their solubility of gas, ठीक ना। तो उसको सिंपल सॉलिबिलिटी के टर्म में लिखते हैं। तो सॉलिबिलिटी को मेज़र करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, इसीलिए उसको सॉलिबिलिटी को किससे रिप्लेस किया, ये मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस किया। और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मोस्ट आपको ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अगर किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछता है व्हाट इज़ हेनरी लॉ, तो आपको हेनरी लॉ का स्टेटमेंट यही बताना है और फिर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। फिर अगर उसको लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके साथ कोई एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे क्या होता है कि आप देखो, ध्यान से देखो कि अगर किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं और सभी का प्रेशर आप लोगों को मान लो कि सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में अब देखो कि आपका क्या हो रहा है कि प्रेशर क्या होगा, प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट है डिफरेंट गैस के लिए, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन गैस का हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट के ये क्या हो रहा है, हेनरी कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगर ये क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन है, एक्स को जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स क्या हो रहा है, एक्स से हम लोगों को थोड़ा सा उसको बड़ा रखिए, ये काई है, ठीक ना, प्रोनाउंस करते हैं इसको काई। तो क्या हो रहा है कि मोल फ्रैक्शन, ये हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और ये वाला टर्म हम लोगों को फॉर फिक्स्ड प्रेशर, अगर हमारा प्रेशर फिक्स्ड है, अगर हमारा प्रेशर फिक्स्ड है तो मोल फ्रैक्शन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मोल फ्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हेनरी कांस्टेंट के। ये क्या है, हेनरी, ये है हमारा हेनरी कांस्टेंट। तो अगर किसी पार्टिकुलर गैस के लिए, मान लो कि अगर डिफरेंट गैसेस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जिसकी हाई होगी, उसके मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, उसके मोल फ्रैक्शन आपको लेस वैल्यू के हो जाएंगे। तो जब कभी भी गैस को देखो आप, सेम टेम्परेचर पे अगर डिफरेंट गैसेस के आपको क्या दिए हुए हों, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, ये क्या इम्प्लाई कर, ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि इफ़ at same pressure, same temperature and pressure, same temperature and pressure, different gas will have different Henry constant, Henry constant, and the गैस के लिए हम लोग हेनरी लॉ लगाते हैं, इसलिए एंड द गैस विच हैज़ हाईएस्ट and the gas which has
हाईएस्ट हेनरी कांस्टेंट will be least soluble. क्लियर है? तो हम लोगों को क्या दिख रहा है? हम लोगों को दिख रहा है कि अगर आपको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, मान लो कि टेम्परेचर भी आपका सेम टेम्परेचर पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों को डिफरेंट टेम्परेचर पे सेम गैस के लिए भी डिफरेंट होगा। तो अगर सेम टेम्परेचर पे गिवन प्रेशर के लिए, मतलब कि प्रेशर भी हमारा फिक्स्ड हो गया, अगर डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट गैस है तो उसकी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो उसमें से वो गैस जिसकी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हाईएस्ट है वो क्या होगा? लिस्ट सॉल्युबल होगा। और जिसकी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू लिस्ट है और वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मोर सॉल्युबल हो जाएगा या मोस्ट सॉल्युबल हो जाएगा या सबसे हाई सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो अब इस स्टेटमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम लोगों को एक क्वेश्चन चाहिए इससे रिलेटेड। तो मान लो कि सिंपल आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों को अगर क्वेश्चन कहें तो आपको एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि नाइट्रोजन गैस का आपको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन गैस का आपको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। इफ partial pressure of nitrogen gas at 293 Kelvin is 0.987 bar and Henry constant and के हेनरी कांस्टेंट को हम लोग KH लिखते हैं। हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 293 केल्विन। आपको ये सेम टेम्परेचर पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक ना? इज 76.48 किलो बार। then find mole fraction of nitrogen in solution। तो ये क्वेश्चन NCERT में था, लेकिन इसमें हम लोग उसको क्या किए हैं? थोड़ा सा ईजी कर दिए हैं भाई, ठीक ना? तो हम लोग पहले इसमें डायरेक्टली क्या फाइंड आउट करेंगे? सिर्फ मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। NCERT का आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? थोड़ा सा उसमें क्या फाइंड आउट करना था? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो हम लोग क्या करते हैं? आपको पता है कि स्टेटमेंट क्या है? आपका स्टेटमेंट है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू K हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो हम लोगों को इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है? पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू फॉर नाइट्रोजन दिया हुआ है सेम टेम्परेचर पे, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.987 बार इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? इसकी वैल्यू दी हुई है 76.48 किलो बार की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 10⁻³ बार। और ये क्या हो जाएगा हमारा? जिसको फाइंड आउट करना है ये ऐसे ही सिंबल में हो जाएगा। तो इसी को हम लोग इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं। बार को कैंसिल आउट कर सकते हो आप। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 इंटू 10⁻³ और इसी में से ये इस डेसिमल को भी हम लोग
आगे ऊपर वाले के जैसा ही कन्वर्ट कर देते हैं। 2 डिजिट आप लोग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, पावर 10 टू द पावर 2 राइज करेगा, 10 टू द पावर 2 राइज करेगा तो वैल्यू फाइनल क्या होने वाला है, 0.987 डिवाइडेड बाई 0.7648 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक ना। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। और अब इसको सॉल्व करोगे, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स में 1 टाइम से देखो 1.29 आ जाएगा। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जब ऊपर टर्न लेगा, ये ऊपर इसको ट्रांसफ़र करोगे, ये वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -5। तो ये हो गया क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो गया, ठीक ना। अब इसी में से क्या होता कि सब्सटेंस का आपको कोई दूसरा जो सॉल्वेंट है जैसे कि वाटर का मास दिया होता तो हम लोग क्या करते, ये रिलेशन हम लोगों को, हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आप लोग तोड़ सकते हो। मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन में होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन और नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर कहो या सॉल्यूशन कहो। तो उसमें दूसरे वाले के मोल नंबर ऑफ मोल के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आप नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट कर लोगे। तो वो क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ये किसके लिए आपका स्टेटमेंट है, ये सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए है और इसमें मेनली हम लोगों को हेनरी लॉ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद अगर हम लोग इसमें सॉलिबिलिटी को इसको कंप्लीट ही कर लें, हम लोग इसमें देखते हैं दूसरा इफ़ेक्ट बचा हुआ है। ये हो गया इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। दूसरा इफ़ेक्ट हम लोग किसका देखते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखते हैं। टेम्परेचर या कहो कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन solubility of gas in a liquid। तो देखो बच्चे इसमें क्या हो रहा है कि हमारा सॉल्यूट कैसा था, हमारा सॉल्यूट था गैसियस स्टेट में। हमारा सॉल्यूट क्या था, सॉल्यूट हमारा गैसियस स्टेट में था और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, हमारे लिक्विड सॉल्यूशन में, हमारे लिक्विड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जो हमारे गैस के पास एनर्जी, हमारे गैस के पास जो एनर्जी थी, इसके मॉलिक्यूल के पास क्या होगी, हाईएस्ट एनर्जी होगी, हाईएस्ट एनर्जी होगी। अब ये लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, मतलब कि अपने से अब लो एनर्जी लेवल में जा रहा है। जितना इसके पास एनर्जी था अब उससे क्या होगा, ये अपने एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो जो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या करेगा, सराउंडिंग में लूज़ करेगा। ये क्या करेगा, अपने गैस से अगर ये गैस से अगर लिक्विड में चला गया तो इसके पास जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो क्या होगा, ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। रिलीज़ एनर्जी जो रिलीज़ करेगा वो कहाँ एब्जॉर्ब होगा, सराउंडिंग में ही एब्जॉर्ब होगा। सराउंडिंग इसका क्या होगा, चूँकि ये लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहा है तो लिक्विड में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो लिक्विड की क्या हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये रिएक्शन कैसा है, ये कहो कि ये चेंज कैसा है आपको, ये चेंज है एक्सोथर्मिक टाइप का चेंज है। ये एक्सोथर्मिक चेंज है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपको पता है कि अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ली चैटरियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि पहले से ही ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा था और आप एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड कर दे रहे हो, टेम्परेचर को राइज कर रहे हो। टेम्परेचर को आप
टेम्परेचर को राइज कर दे रहे हो तो ये भी एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो इस एडेड एनर्जी को या एडेड टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या होगा कि जो गैसियस मॉलिक्यूल इसमें डिज़ोल्व हो गया था वो गैसियस मॉलिक्यूल निकल के इससे क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। गैस क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो गैस जो फ्री हो रहे हैं तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके फ्री होगा, मतलब कि आपके एडेड टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को वो कम करेगा। तो ली चैटरस प्रिंसिपल तो यही कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन को आप डिस्टर्ब करने के लिए जिस भी काउस को क्रिएट कर रहे हो तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ही हमारा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। और पहले से ये रिएक्शन कैसा था, एक्सोथर्मिक था। तो इसके एडेड टेम्परेचर को कम करने के लिए ये रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कि अगर ये गैस पहले से सॉल्युबल था तो गैस क्या होगा, एनर्जी गेन करके इससे सेपरेट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम लोग क्या कह सकते हैं, solubility of gas in liquid will decrease solubility of gas in liquid will decrease with rise in temperature with rise in temperature because dissolution of a gas in a liquid is exothermic process which take place in backward direction with rise in temperature। तो आई होप कि आपको ये टर्म कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कंप्लीट हो गई। इसमें प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या है, प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, और टेम्परेचर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के इन लिक्विड। तो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चे।